नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मनी मंत्र, वो शो जिसमें हम आपको ऐसी खबरें बताते हैं और समझाते हैं आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में, जो सीधे आपसे जुड़ी हैं, जिनका सरोकार आपसे है। न्यूज़ दैट यू कैन यूज़ एंड न्यूज़ दैट यू शुड एंड ऑट टू यूज़, क्योंकि ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरें होती हैं। कोई राजनीति नहीं, कोई हिंदू मुसलमान नहीं, कोई भारत पाकिस्तान नहीं। और आज की खबरों का विश्लेषण करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ सिंह मेरे साथ हैं। और सिद्धार्थ, आज की बड़ी खबर, अच्छी खबर है ये। इस कोरोना काल, संकट काल, संक्रमण काल में लगातार नौकरियों पर तलवार लटकी हुई है, नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की ये हेडलाइन है, सैलरी कट्स इन रोल बैक मोड, HR consultants say increments likely to reach pre-COVID levels only by 2022। तो जो ये तनख्वाहें कट रही थी, अब वो फिर से पुरानी तनख्वाहों पर धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। TCS का उदाहरण दिया गया है। अक्टूबर यानी कि इसी महीने में 4,50,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। विप्रो कह रहा है 80% स्टाफ जो है उनको प्रमोशन दिया जाएगा। इसको किस तरह से आके ये कुछ चंद चुनिंदा कंपनियां कर रही हैं, या अक्रॉस द बोर्ड भी ऐसे संकेत मिलने लगे हैं सिद्धार्थ? संदीप, मुझे नहीं लगता कि अक्रॉस दी बोर्ड होगा, बिकॉज जिन कंपनीज की आप बात कर रहे हैं, टीसीएस वगैरह, ये बेसिकली आईटी कंपनीज की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे कई सेक्टर्स हैं, जैसे कई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग है या जो मतलब मोस्ट नोन सेक्टर्स जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड थे और जिनपे अभी भी कोई बहुत ज्यादा जिनमें सुधार नहीं हुआ है, जैसे एविएशन है या टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो कि पूरी तरह से ध्वस्त है। और मतलब सरकार की भी कोशिश है कि जो सरकारी एम्प्लॉइज अगर थोड़ा बहुत ट्रेवल करते भी कोविड पीरियड में, उनको भी डिस्करेज किया सरकार ने, जो अपनी स्कीम लाई कि आप एलटीसी के नहीं, पैसे आज की कैश एक और बड़ी खबर है, मैं जोड़ देता हूं क्योंकि आपने टूरिज्म की बात की। गवर्नमेंट रिस्टोर्स मोस्ट वीजाज फॉर फॉरेनर्स। अब सरकार, मतलब जो वीजा पर पाबंदी लगाई हुई थी, लोग आ नहीं पा रहे थे, अब वो सब हटाई जा रही है। कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा देने के भी संकेत है ये। नहीं संदीप, लेकिन उसमें उसी हेडलाइन में सब आप देखेंगे, आज सारे न्यूज़पेपर्स में है कि लेकिन टूरिस्ट वीजा को नहीं खोला है अभी भी हमने। अच्छा। तो हम बेसिकली जो एसेंशियल ट्रैवलिंग है, जो ओवरसीज इंडियंस हैं या एनआरआईज हैं या जो लोग बिजनेस पर्पसेस से आना चाहते हैं, वो लोग ट्रेवल कर सकेंगे फ्रीली। वो सारे वीजा फिर से भारत सरकार ने रिस्टोर कर दिया, लेकिन उसी में क्लियरली दिया है कि टूरिस्ट वीजा अभी हम नहीं खोल रहे हैं। तो मतलब टूरिज्म के लिए कोई भी संकेत, अभी भी अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। और जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं, जो आपने बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर का हवाला दिया संदीप, तो उसमें एक बात ये भी आपने जो बात बोली कि 2022 तक ही आप एक्सपेक्ट करें कि हाँ, जो है 2022 दोबारा। की चीज तो अभी भी, जी वो भी उम्मीद के सहारा ही माना जाए कि हाँ संकेत बिल्कुल। अच्छे मिल रहे हैं। वो ग्रीन शूट्स की बात, एक और स्टिमुलस आ जाएगा। अभी हम सेकंड वेव की आशंका के बारे में या उसे फैक्टर इन नहीं कर रहे। सेकंड वेव आ गई तो क्या होगा? नहीं बिल्कुल है संदीप, और ये खतरा बना हुआ है जिस तरह से बिहार में जो है कोविड के जो प्रिकॉशंस हैं, उनको उनकी जो धज्जियां उड़ रही हैं जिस तरह से कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन में। इनफैक्ट आज हम एक और खबर पढ़ रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने अब जो है हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट ने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे फिजिकल कैंपेनिंग में, इलेक्शन में, जो वहां बाई इलेक्शन हो रहे हैं उसके खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, वो ये कहने के लिए कि साहब ये जो है बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, जो हाईकोर्ट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं कोविड की वजह से। तो इस तरह से एक बात ये, एक तो ये खतरा बना ही हुआ है संदीप, और दूसरा कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने भी जो है बहुत ज्यादा स्टिमुलस के नाम पे कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंशनरी पॉलिसीज नहीं लाई है जिससे कि बहुत डिमांड क्रिएट हो। तो अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि हाँ, कल शायद एक स्टेटमेंट था आरबीआई गवर्नर का कि हम जो है रिकवर कर रहे हैं बहुत तेजी से, लेकिन वो किस रिकवरी की बात कर रहे हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है अगले साल भी अगर हम 19-20 के लेवल्स पे पहुंच जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इस साल तो हम 10% कॉन्ट्रैक्ट कर ही रहे हैं, तो इस साल तो किसी भी तरह की उम्मीद है नहीं। तो ये एक्सपेक्ट करना कि संदीप तनख्वाहें आपकी जो है इंक्रीमेंट मिलने लगेगा या नए जॉब्स क्रिएट होने लगेंगे या जो पे कट हुआ है वो इमीडिएटली रिस्टोर हो जाएगा अक्रॉस द सेक्टर, ये मुझे इसकी उम्मीद अभी दिख नहीं रही है। और ऐसे में अब
एक और खबर आ रही है यहाँ पर, तनख्वाहों की तो मार मची हुई है, महंगाई से भी जुड़ी। और प्याज देखिए, एक ऐसी चीज है, इसने कई चुनाव हरवा दिए हैं। मतलब 1998 का सबसे मशहूर उदाहरण है कि दिल्ली में बीजेपी को प्याज ने आंसू रुला दिए थे, आंखों में से पानी निकाल दिया था, सरकार चली गई थी और 15 साल तक फिर शीला दीक्षित का राज रहा, यानी कांग्रेस का राज रहा। Onion prices see jump over last 1 month. बेंगलुरु रिकॉर्ड्स 4-fold हाइक, यानी कि बेंगलुरु में 4 गुना दाम हो गए हैं एक महीने में। अब दिल्ली के दाम आप देखिए 45 रुपए, मुंबई 86 रुपए, ये 49 रुपए था एक महीना पहले। कोलकाता 70 रुपए, चेन्नई 83 रुपए, तिरुवनंतपुरम 90 रुपए। तो दक्षिण भारत में तो बिल्कुल ही आग लगी हुई है प्याज के दामों में। संदीप, और ये देखिए दिल्ली वगैरह में भी जो आप प्राइस बता रहे हैं, मुझे लगता है 45 नहीं 50 के ऊपर होगी प्राइस, 60 और से ये ऊपर तब जा है। रही है बहुत जगह। मैं जी एनसीआर की बात कर रहा हूँ, दिल्ली नहीं खास। जी, और संदीप, और ये तब है जब नवरात्र चल रहे हैं। इस समय प्याज और लहसुन का कंजम्पशन बहुत ज्यादातर कम जो होता है, है। जी, नॉर्थ इंडिया में खासकर मतलब लोग व्रत रहते हैं और ऐसी चीजों का कंजम्पशन कम हो जाता है उसके बावजूद। और संदीप, एक बार इस तरह की खबर आ जाए कि इस बार फसल खराब हो गई है, शॉर्टेज हो सकती है, प्राइस ऊपर जाने लगे, तो ये कीमतें थमती नहीं है। हालांकि भारत सरकार ने कुछ उपायों की भी घोषणा की है। कल उन्होंने कहा है कि हम कुछ 47 लाख टन इंपोर्ट करेंगे, या कुछ इस तरह का एक फिगर मैं पढ़ रहा था कहीं पे, कोई एक बड़ा इंपोर्ट की भी सरकार ने तैयारी कर ली है। लेकिन वो जब तक इंपोर्ट आएगा, जब तक सरकार प्राइसेस स्टेबल होंगी, और वो इंपोर्ट जो आती भी है प्याज, तो वो एकदम से पब्लिक तक नहीं पहुंचती है, वो फिर आप अपनी सरकारी कंपनियों के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, तो वो होते होते बहुत टाइम लग जाता है। और जनरल मार्केट में हम ये एक्सपेक्ट करें स्टेबिलिटी रहेगी प्राइसेस की, मुझे लगता नहीं। और इस साल, पूरे साल में आप देख लें, हम अब अक्टूबर में हैं, मुझे लगता है पिछले नवंबर दिसंबर से जो फूड इन्फ्लेशन जो 2 मतलब डबल डिजिट्स में है, 10% के करीब करीब रहा है, और सरकार पूरी तरह से नाकाम है। क्यों, केवल आप प्याज की बात क्यों करें, आप टमाटर की बात कर लें, आलू जो कि एकदम एक हाँ, बेसिक जो बिल्कुल बेसिक, फूड। सब्जियों की बात नहीं, सब्जी 21% मतलब महंगाई दर है सब्जियों की, पर आलू, प्याज, टमाटर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, बेसिक चीजें जो है। और संदीप, अब ये खबरें मतलब अखबार में भी हेडलाइन नहीं बनती हैं, मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं दूसरे पन्ने, तीसरे पन्ने या 10वें पन्ने पे ये खबरें रहती हैं। और लोग भी बहुत, मतलब मुझे दिखता नहीं कि लोगों को भी इसको लेके बहुत चिंता। हालांकि मैं तो मतलब मैंने आजकल हमारे यहाँ भी प्याज व्याज इस्तेमाल नहीं हो रहे और सब्जी उतनी ही अच्छी बन रही है, तो मैंने कहा कि अच्छा है यार, प्याज खाने की जरूरत क्या है, इसे हाँ, खत्म वित्त करो, मंत्री खरीदे ही ना। निर्मला सीतारमण की राह पर चल पड़े आप। मतलब प्रॉब्लम को एड्रेस ना किया जाए, ये कह दो कि अच्छा छोड़ दो, उसके बिना भी स्वादिष्ट सब्जी बन रही है, क्या प्याज की नहीं जरूरत है। संदीप, मैं प्रॉब्लम एड्रेस तो कर नहीं सकता, जो मैं मेरे हाथ में मैं वो कर सकता हूँ। अब एक और खबर, ये भी इंटरेस्टिंग खबर है। इस दौर में, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, और ये अब त्योहारों का मौसम आ गया है, तो बड़ी बड़ी डील्स भी मिल रही हैं, डिस्काउंट मिल रहे हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर। खबर क्या है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिजनेस पेज पर छापी है, फ्रंट पेज पर भी छापी, वो हेडलाइन थी सिर्फ। Q2 sees record 50 मिलियन फोन शिपमेंट्स। दूसरी तिमाही में 5 करोड़ फोन्स आए हैं भारत में। और इसमें देखिए, Xiaomi, ये चीनी कंपनी है, दूसरी तिमाही क्या हुई, अप्रैल मई जून के बाद जुलाई अगस्त और सितंबर। जून में 20 हमारे जवान शहीद हुए थे, 15 और 16 जून की दरमियानी रात। उसके बाद प्रतिबंध लगा दो, चीन को बैन कर दो, बॉयकॉट कर दो, सब नारे बुलंद हुए। 50 करोड़ फोन आए हैं, 5 करोड़ फोन आए हैं, और Xiaomi उसमें सबसे अव्वल, फिर सैमसंग, फिर वीवो, फिर रियलमी, फिर ओप्पो। तो मतलब इस साल 76% जो फोन आए हैं वो चीनी कंपनियों के, पिछले साल ये 74 था। तो चीनी गुड्स को लेकर और फोनों को लेकर ये जो हम घड़ियाली आंसू बहाते हैं ना, और 2 दिन का गुस्सा दिखाते हैं, ये महज 2 दिन का ही गुस्सा था दरअसल। सिद्धार्थ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप, और उसकी तस्दीक हो रही है इन फिगर्स से जो आप बता रहे हैं। 76% जो है केवल चाइनीज फोन्स हैं, जो हाँ, मोबाइल फोन्स हैं जिनका इंपोर्ट हो क्योंकि वो रहा है या सस्ते जो हैं बिक ना, रहे हैं।
सस्ते में भूल जी। जाते हैं, फिर देशभक्ति कहीं और चली जाती है हमारी। नहीं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप। उस प्राइस पॉइंट पे वही यही 3-4 जो ब्रांड्स हैं, वीवो है, रियलमी है या Xiaomi का रेडमी है जिसको बोलते हैं, और या ओप्पो है। तो उस प्राइस पॉइंट्स पे यही यही ब्रांड्स हैं और सबसे ज़्यादा बिकते हैं, और आपको मतलब तकरीबन सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो एक अच्छे फ़ोन में होने चाहिए। अच्छा, अब बैटरीज़ वगैरह भी थोड़े मज़बूत आ गई हैं इन फ़ोन्स की, इसलिए इन फ़ोन्स की सेल सबसे ज़्यादा है। हालाँकि सैमसंग वगैरह ने भी इस सेगमेंट में अब अपने फ़ोन्स उतारे हैं, लेकिन अभी भी वो उतनी मात्रा में उनकी बिक्री नहीं हो रहा है। और दूसरी बात है संदीप की एक बात बड़ी क्लियर है कि अब इन चाइनीज़ कंपनीज़ ने काफ़ी हद तक मतलब उनमें से कई कंपनीज़ ने इंडिया में भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी है। नहीं, तो इसका अब आप इनको एक और तस्वीर है ना, इंडियन कंपनीज ढंग के फोन बना ही नहीं रही। तो मैं खामखा मतलब अगर मुझे कोई अच्छी चीज मिल रही है और बिक रही है, वो लीगल है, तो मैं क्यों नहीं खरीदूंगा। कोई अच्छी भारतीय कंपनी फोन बना नहीं रही तो मैं कैसे खरीदूं, किस बात का स्वदेशी का नारा बुलंद करूं। नहीं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। इसीलिए शायद, और जो हम लोग अभी एक आप देखिए मोबाइल फ़ोन्स इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके एक स्कीम भी लाई है भारत सरकार जिसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो वो इंसेंटिव भी किस लिए दिया जा रहा है? वो ये नहीं कहा जा रहा है कि हिंदुस्तानी कंपनी को मिलेगा। हिंदुस्तान में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एग्जैक्टली। तो आपको मिलेगा। तो इसका मतलब अच्छा दूसरा ये है संदीप, ये कंपनीज़ अब आज हम ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। ये सब कहना कि देखिए ये पहले उस समय ठीक है, लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है लोग गुस्से में थे, नेशनलिज़्म की बात थी, ये भी मुझे लगता है ये जो भावना भी थी ना हम लोगों की, वो भी मुझे लगता है संदीप पेपरों तक ही सीमित थी, अखबारों तक ही सीमित थी, हेडलाइन तक ही सीमित थी कि कहीं कुछ डेमोंस्ट्रेशन हो रहे हैं, कुछ फ़ोन जला दें। नहीं, लेकिन हम एक्चुअल सी बेसिकली जो हमारा कॉरपोरेट वर्ल्ड है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वो मैन्युफैक्चरिंग कम करता है। ट्रेडर्स हैं हम ट्रेडिंग करते हैं, चीन से माल ले आएंगे, नहीं तो मलेशिया से ले आएंगे, इंडोनेशिया से ले आएंगे और थप्पा लगा देंगे फिर यहाँ पर तथाकथित जो मेड इन इंडिया वाला काम भी है या माल है, वो भी बाहर ही बनकर आ रहा है ज्यादातर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं संदीप। और हम असेंबलिंग ही करते हैं ज़्यादातर, हम असेंबली ऑफ गुड्स जिसको बोलते हैं ना, कि हमने हाँ, सारा बना बनाया है, यहाँ पे उसको असेंबली इधर कर उधर दिया और से उसके लाकर बाद यहाँ जोड़ दिया और बेच दिया। और बिल्कुल संदीप, और हालाँकि हम लोगों ने ये नारा बुलंद किया है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, लेकिन उसके उस पर एक्चुअली कितना जो है उसको जो है प्रैक्टिकली उसको जो है किया जा रहा है, ये देखने वाली बात है। और मुझे ऐसा लगता नहीं कि अभी भी हम बड़े पैमाने पे, और जहाँ की आपने जो बहुत बढ़िया बात बोली कि मोबाइल फ़ोन्स में कुछ कंपनीज़ हिंदुस्तानी कंपनीज़ आई थी बहुत पहले, 2-3 साल 4 साल पहले हम सुनते थे कुछ 1-2 इंडियन कंपनीज़ थी जो आई, लेकिन वो तुरंत ही उसके बाद जो है बाज़ार से गायब हो गई। और आज केवल सैमसंग भी इंडियन कंपनी नहीं है, कोरियन कंपनी है। और आपकी बाकी जो 3-4 जो बड़े ब्रांड्स हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सारे के सारे चीनी कंपनियां हैं। और ये एक सच्चाई है, और वो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। अब आप कैसे उनको बोल देंगे कि भाई आप वापस चले जाइए। सही बात है। अब एक कार एंड बाइक शो पर भी खबर ले लेते हैं। कारों की, मोटरसाइकिलों की, स्कूटर की बात करते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की फ्रंट पेज की हेडलाइन है, ऑन अ पर्सनल मोबिलिटी ड्राइव फर्स्ट टाइमर्स हिट मोर टाउन। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं अपने हिंदी दर्शकों को कि आवाजाही के लिए ये संक्रमण काल है, ये कोविड काल है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक जो परिवहन के माध्यम हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो बड़ा डर कर रहा है। तो जो पहले बार के लोग हैं जिनके पास ना तो दुपहिया वाहन था ना चौपहिया, वो अब गाड़ियां खरीदने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसका संकेत सिद्धार्थ आपने 4-5 महीने पहले से देना शुरू कर दिया था। और अब देखिए फर्स्ट हाफ ऑफ FY21, पहले 6 महीनों में आप देखेंगे फर्स्ट टाइम बायर्स जो 43% थे पिछले साल, अब वो 48% हो गए। इतना इजाफा हो गया है। एडिशनल कार बायर्स वो अब 33% हो गए। हर जगह इजाफा दिख रहा है। नहीं संदीप, और ये जो बात आपने कही ये बिल्कुल सही है। और ये कोविड के टाइम में भी हम लोगों ने देखा था, जब एकदम लॉकडाउन था तो ठीक है, जब तो जो पहले और दूसरे लॉकडाउन में तकरीबन सब सारी चीजें बंद थी, तब हमने देखा था कि सेल्स एकदम से शार्पली डिक्लाइन की थी। लेकिन एक सेक्टर या एक सेगमेंट जहां पे तुरंत पिकअप आया था, या तुरंत हम देख रहे हैं कि एक कॉन्स्टेंटली एक यूनिफॉर्मिटी भी है सेल्स में, वो है ये कार और बाइक का सेगमेंट है, जो गाड़ियों का सेगमेंट है। और इसमें नई गाड़ियां बिक रही हैं, और खासकर जो छोटी सेगमेंट, जो स्मॉल
स्मॉल सेगमेंट है, जो बेसिक कार्स हैं, उनकी सेल्स ज़्यादा है, जो आपने बोला कि फर्स्ट टाइम कार बायर्स हैं। और जो प्रीमियम कार बायर होता है, उसको तो मुझे लगता नहीं कि कोविड से भी उतना इम्पैक्ट हुआ है, वो हाँ, तो उसको सेल्स कोई फर्क नहीं जहाँ पड़ता। हाँ, तो उनको वो तो एक अलग सेगमेंट ही है, वो प्रीमियम सेगमेंट है, तो वो लग्ज़री गाड़ियाँ हैं, वो नॉर्मल बेसिक आदमी अपनी इस नेसेसिटी के तौर पे वो गाड़ी नहीं खरीद रहा है। तो गाड़ियों की सेल्स और सेकंड हैंड कार सेल्स, ये हमने देखा है कि पूरे कोविड के दौरान एक ऐसा सेगमेंट है जो कि कॉन्स्टेंटली अपबीट रहा है, जिस पे बहुत ज़्यादा असर नहीं आया है। और उसका बिल्कुल सिंपल कारण है कि चूँकि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिमिटेड तौर पे एक तो उपलब्ध है, दूसरा एक जो बहुत बड़ा डर है कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करेंगे तो हो सकता है आपको कोविड होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो चाहे कितना भी, और हिंदुस्तान में वैसे भी देखा जाए तो संदीप, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा होता नहीं। ये बिल्कुल। भी मतलब ये कहने वाली बात नहीं है, ये एक सच्चाई है। एक आखिरी खबर जो ये पॉजिटिव आउटलुक दिख रही है ना कई जगह, हमने नौकरियों की बात की, अभी मोटरसाइकिल्स कारों की बात की। ये खबर है इंडियन एक्सप्रेस की इकोनॉमी पेज पर, आउटलुक इन रियल एस्टेट सेक्टर ऑप्टिमिस्टिक फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। और यहाँ पर ये बात, ये नाइट फ्रैंक, फिक्की, नरेडको की एक रिपोर्ट है। सिद्धार्थ, थोड़ा ये समझाइएगा। वो ये मानते हुए कि जुलाई से सितंबर यानी कि दूसरी तिमाही जो अभी खत्म हुई है, वहाँ पर बड़ा नकारात्मक रहा है, बड़ा पेसिमिस्टिक, बड़ा निराशाजनक रहा है आउटलुक। रियल एस्टेट में कुछ ऐसी बढ़ोतरी होती नहीं दिखी है, लेकिन अब ये आने वाले 6 महीने बेहतर दिख रहे हैं। ये किस बिना पर कहा जा रहा है, थोड़ा समझाइए इसे। संदीप, मुझे लगता है इसको लेके कुछ ऐसे बड़ी संख्या में ऐसे घर थे जो एकदम फिनिशिंग के करीब थे, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से जो लास्ट माइल फंडिंग थी या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स थे जिनमें जो अटके हुए थे, मतलब उनको बहुत ज्यादा उनमें काम बचा नहीं है। और ऐसे तकरीबन 80 लाख बताया जाता है कि, मतलब ऐसे कई बड़ी तादाद में तकरीबन 1 लाख ऐसे घर हैं। तो उसके लिए सरकार एक स्पेशल लिक्विडिटी विंडो खोली थी, जिसमें सरकार ने काफी हद तक कोशिश की है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनमें ज़्यादा काम ना बचा हो और लोगों ने पेमेंट्स कर दी हों, तो उन प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनको लास्ट माइल फंडिंग देके, क्योंकि उस जिनमें ये संभावना हो कि आप फंडिंग कर दें और ये घर जो है तुरंत डिलीवर हो जाए, तो जो भी बकाया पैसा है वो भी वापस लौट आए। तो ऐसे पे एक स्पेशल लिक्विडिटी विंडो खोली थी सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में। तो मुझे लगता है उसके तहत काफ़ी फंडिंग की गई है। और अभी हाल फिलहाल कल परसों मैं देख रहा था, एक सेमिनार भी हो रहा था सीआईए का, तो उसमें भी इस तरह का ज़िक्र हो रहा था कि अब नहीं, ये एक हाउसेस हलचल भी शायद दिखी डिलीवर। है। मुझे 2-3 लोगों ने, एक दो मेरे रिश्तेदार, एक दो जानने वाले, उन्होंने कहा कि हमारे कहीं पैसे फंसे हुए थे इस प्रोजेक्ट में, किसी का ग्रेटर नोएडा, किसी का नोएडा, कहीं गुड़गांव, कि फ़ोन आ रहे हैं, आप थोड़ा सा एडवाइस दीजिए। कंपनी कह रही है अच्छा आपका इतना पैसा फंसा हुआ था, हम 30% उस पर और देकर और आप हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट ले लो और इतनी आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, या पूरा पैसा कहीं अटका हुआ है, आप यहाँ पर रेडी टू मूव इन फ्लैट ले लीजिए और वो आपका सारा पैसा हम यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे, उस पर 12% देने लगेंगे तत्काल आपको पर ईयर। इस तरह की हलचल भी देखने को मिल रही है। नहीं संदीप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जो जेन्युइन डिमांड होगी उसको ये कैटर करेंगे, इस तरह के जो आप बता रहे हैं ऑफर्स। लेकिन वही है कि संदीप, क्या जनरल डिमांड आ रही है रियल एस्टेट में? हाँ, वही मैं उसी और ये कहकर ये पूछना चाह रहा था आपसे तो कि वो जेन्युइन संदीप डिमांड मुझे बढ़ नहीं रही लग है कि लोग डरे हुए हैं, भैया या ऐसा कोविड काल है, ये मैं ईएमआई दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। अभी कोई मकान खरीदने की स्थिति में है, नहीं नौकरियों संदीप, पर खतरा अटका हुआ है, तलवार लटकी हुई है, कोई खरीद पाएगा अभी नया मकान? और संदीप, ये तलवार अभी लटकी रहेगी लंबे समय तक, अगर हम इस जिस तरह से हम चल रहे हैं। अब एक बात बिल्कुल तय है कि हम लोग वी विल बी लिंपिंग बैक टू नॉर्मलसी। दिस वोंट बी अ फास्ट रिकवरी, या जो वी शेप्ड रिकवरी हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम साहब कई बार उसका जिक्र करते हैं कि वी शेप्ड होगी रिकवरी, वो तो अब बिल्कुल भी संकेत है नहीं। और अब सरकार की तरफ वो से पी कोई बहुत चिदम्बरम बड़ा। ने कहा ना कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था जो सर्कस में शेर होता है, इफ इट वाज अ सर्कस लायन देन इट विल रिस्पॉन्ड टू द रिंग मास्टर्स, कि अर्थव्यवस्था कोई सर्कस में कैद कर रखा कोई शेर नहीं है कि चाबुक चलाओगे आपका हुक्म मान लेगी अर्थव्यवस्था।
नहीं संदीप, और जब तक ये कोविड का जो जो ये संकट है, ये देखिए दुनिया भर में है संदीप। अभी सेकंड वेव हम देख रहे हैं यूरोप और अमेरिका में आ रही है, तो आपको डिमांड आएगी कहाँ से? एक्सपोर्ट आपका कहाँ से उठेगा? तो मतलब कहीं ना कहीं आपको डिमांड आएगी, तभी तो मैन्युफैक्चरिंग आएगी, इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, तब आप एक्सपोर्ट करेंगे। तो तो मतलब ये ये कुछ कुछ एक संकेत अच्छे हैं, लेकिन अभी जो बादल हैं वो छटे नहीं हैं। नहीं, और संदीप एक बिल्कुल क्लियर बात है कि देखिए रियल एस्टेट सेक्टर में ऑलरेडी प्राइसेस अभी भी ऊपर हैं। मतलब जो करेक्शन की एक्सपेक्टेशन थी वो हुआ नहीं है। सप्लाई अभी भी बहुत ज़्यादा है। जो मतलब सेमी फिनिश्ड हाउसेज या फिनिश्ड हाउसेज की तादाद बहुत ज़्यादा है अभी भी। और ये एक्सपेक्ट कर लेना, और अगर आप ये समझे ना संदीप, एक तो पहले कि आप लोगों की कैपेसिटी है नए घर खरीदने की, उस पे एक प्रश्न चिन्ह है। दूसरा, जब तक अगर नए घर बनना शुरू ना हो, नई डिमांड नहीं आएगी, नई इन्वेंट्री नहीं खड़ी होती, तो संदीप वो डिमांड कहाँ से आएगी? सीमेंट की, सरिये की, लोहे की जो डिमांड, जो बेसिक डिमांड है, लोगों को काम कैसे मिलेगा? तो रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है, बहुत बड़ा जो है डिमांड पुशर है। तो कहीं न कहीं अभी भी ऐसा देख के नहीं लगता है। आप भी एक ऐसी सड़क पे रहते हैं जिस पे 25-30 किलोमीटर दोनों तरफ आपको फ्लैट्स दिखते हैं। तो मुझे नहीं लगता अभी भी वो सेमी बिल्ट, हाफ फिनिश्ड हाउसेज, कोई ऐसा नहीं प्रोजेक्ट नहीं, की अभी भी सडनली घोस्ट टाउन्स हैं, रात को जाइए तो कहीं बिजली नहीं जल रही होती है। हाँ, तो तो आज इसलिए की और खबरों का आसान, सीधी सादी, सरल भाषा में विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मनी मंत्र में बस इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।